ईएन ग्रेड क्या है आज ये समझेंगे। ईएन ग्रेड को बहुत सारे लोग जो है इंजीनियरिंग ग्रेड भी बोलते हैं, यूरोपियन नॉर्म्स भी बोलते हैं, बट ईएन ग्रेड मटेरियल क्या होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएन ग्रेड स्टील के बारे में। क्या होता है ईएन ग्रेड, ईएन 8, ईएन 19, ईएन 24, ईएन 31, ईएन 36, ईएन 353 जैसे नामों के पीछे असली साइंस क्या है उसको समझेंगे। किस ग्रेड का स्टील कहां पर यूज होता है और कितनी हार्डनेस रहती है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी टफनेस ज्यादा है और किसकी वियर रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट है। इसके साथ में हम समझेंगे कि हर मटेरियल ग्रेड की लिमिटेशंस क्या है और मशीनिंग करते समय कौन से टूल यूज करने चाहिए ताकि हमें जो है फिनिशिंग बेटर मिल सके और जो पैरामीटर्स हम सीएनसी मशीनिंग में लगाते हैं वो किस तरीके से लगाने चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा और थ्योरी वाला होगा, लेकिन इसमें जो नॉलेज मैं आपको शेयर करने वाला हूं वो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आने वाली है। तो ईएन ग्रेड के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री लेवल तक पहुंचने की वो आपको इसमें हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई ईएन ग्रेड की बेसिक थ्योरी क्या है। ईएन ग्रेड का मतलब होता है यूरोपियन नॉर्म्स। पहले ब्रिटिश स्टैंडर्ड बीएस 970 में ईएन ग्रेड का यूज किया जाता था। इंडस्ट्री में आज भी लोग यही कहते हैं कि भाई ईएन 8 चाहिए, ईएन 19 चाहिए या ईएन 24 चाहिए, लेकिन ये नाम असल में ट्रेड नेम जैसे हैं। एक्चुअल स्पेसिफिकेशन नई जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आ चुके हैं, जैसे कि 080 M40, 709 M40, 817 M40। इस फॉर्म में जो है आपको ये नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ईएन ग्रेड बेसिकली आपको ये बताता है कि ये स्टील किस फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ मीडियम कार्बन स्टील हैं जैसे कि ईएन 8 और ईएन 9, कुछ अलॉय स्टील हैं जैसे कि ईएन 19 और ईएन 24, कुछ हाई कार्बन बियरिंग स्टील्स हैं जैसे कि ईएन 31 और कुछ केस हार्डनिंग स्टील हैं जैसे ईएन 36 और ईएन 353। ये सभी जो है मटेरियल्स स्पेशलाइज है अपने अपने वर्क के लिए, अपने अपने कंपोनेंट के बनाने के लिए। अब एक एक करके हर ग्रेड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो कि भाई इसकी केमिकल नेचर और थ्योरी क्या कह रही है। दूसरा है उसकी प्रॉपर्टी और इसका जो यूज है कहां पर होने। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। चौथा, मशीनिंग के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए। ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएन 8 यानी कि C45 की, जिसको कि हम मीडियम कार्बन स्टील बोलते हैं। अब बात करते हैं ईएन 8 की, तो देखो ईएन 8 जो है एक मीडियम कार्बन स्टील है। इसमें लगभग 0.4% से लेकर 0.45% तक जो है कार्बन अवेलेबल होता है। कार्बन बढ़ने से स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती, ये तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी वो कम हो जाती। इसीलिए ईएन 8 का जो मेजर यूज है वो आपको कहां पे मिलेगा। शाफ्ट्स बनाने के लिए, एक्सेल्स बनाने के लिए, स्टड बोल्ट बनाने के लिए, मशीन पार्ट्स में जहां पर मीडियम स्ट्रेंथ चाहिए पर अलॉय स्टील की हाई कॉस्ट नहीं चाहिए। मतलब कि ये इकोनॉमिकल जो है मटेरियल ग्रेड है, इसका यूज आपको हर जगह मिल जाएगा जो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर इसी स्टील को नॉर्मलाइज कंडीशन में आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। कैसे? लगभग जो है 550 से 650 मेगापास्कल तक जो है इसकी इंक्रीज कर सकते हो बाई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और दूसरा, हीट ट्रीटमेंट करके आप जो है हार्डनिंग और टेम्परिंग जैसे ऑपरेशंस को अप्लाई करके इसकी स्ट्रेंथ को 700 से 800 मेगापास्कल तक ले जाया जा सकता है। ईएन 8 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये देखो सबसे सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। मशीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएन 8 बहुत ही अच्छी मशीनेबिलिटी देता है। अगर कंडीशन नॉर्मलाइज्ड या टर्न्ड या फिर ग्राउंडिंग हो, मतलब कि ग्राइंडिंग का ऑपरेशन आपको करना है, तो इसको सिंपल एचएसएस और अनकोटेड कार्बाइड टूल से भी अच्छे से आप मशीन कर सकते हो। मतलब कि आप M2 यूज कर सकते हो, M35 यूज कर सकते हो, आप कार्बाइड यूज कर सकते हो। इस पे अच्छी परफॉर्मेंस के जो है ये टूल आपको रिजल्ट देते हैं। मतलब कि इसमें आंख बंद करके आप ले लो, कोई दिक्कत। ईएन 8 की लिमिटेशन ये है कि ये हार्डनेबिलिटी जो है इसकी लिमिटेड होती है। अगर आप इसका बहुत मोटा सेक्शन लेते हो तो सरफेस जो है हार्ड हो जाए, लेकिन कोर जो है उतना स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं रहेगा जितना कि अलॉय स्टील में हो। ये प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है। करोजन रेजिस्टेंस भी जो है ना इसका लो होता है, क्योंकि इसमें ना क्रोमियम और निकिल जो होते हैं ना वो आपके अलॉइंग एलिमेंट इसमें नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें करोजन जल्दी लग जाता है। और हाई वियर एप्लीकेशंस जैसे कि हाई स्पीड बीयरिंग या फिर हाई इंपैक्ट डाई, उनके लिए ना ईएन 8 सुटेबल नहीं है, कभी भी आपको इसको यूज। ईएन 8 की अगर मैं मशीनिंग की बात करूं और इसमें टूल सिलेक्शन की बात करूं तो आप जो है ईएन 8 को सॉफ्ट या नॉर्मलाइज कंडीशन में इजीली मशीन कर सकते हो। आप पी ग्रेड जो है कार्बाइड इंसर्ट यूज कर सकते हो इसके ऊपर, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसमें मशीनिंग की जा सकती है। और अगर आप जो है इसको टर्निंग कर रहे हो तो सीएनएमजी, डीएनएमजी, डब्ल्यूएनएमजी इंसर्ट्स जो है पी टाइप में ले सकते हो। और सिंपल आप टाइटेनियम नाइट्राइड या टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग वाले जो टूल है वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। मिलिंग में भी जो है आप 4 फ्लूट कार्बाइड एंड मिल आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हो। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग की जो है आप
टूल यूज करेंगे तो आपको उसकी बेटर लाइफ मिल जाती है। और आपको अगर रफिंग करनी है तो पॉजिटिव रेक इंसर्ट वाला फेस मिल कटर जो है आपको यूज, ताकि कटिंग जो है लाइट फील हो और सिंपल लोड कम रहे। ड्रिलिंग के लिए आप HSS की जो है ड्रिल यूज कर सकते हो, M2 यूज कर सकते हो, M35 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन में काम करना है तो आप इसके ऊपर कार्बाइड ड्रिल यूज करो, वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, नॉर्मल कार्बाइड आप ले सकते हो, कोई दिक्कत। इसके ऊपर ना आपको कूलेंट के साथ कटिंग करनी, इसमें जो है ना आप लाइट ऑयल या फिर जो है कूलेंट यूज करोगे तो आपको टूल की लाइफ बेटर मिलेगी। और अगर आप EN8 को हीट ट्रीटेड कंडीशन में मशीनिंग कर रहे हो तो जहां पे हार्डनेस क्या हो जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, उसमें 28 से 32 HRC तो आपको मिनिमम पे मिलती है। लेकिन अगर आप इसको हार्डन कर देते हो और इसकी HRC जो है आपने 50 HRC तक ले गए तो फिर आपको जो है इसके ऊपर मशीनिंग में प्रॉब्लम है, उसमें फिर ये कार्बाइड टूल यूज नहीं होंगे, फिर आपको माइक्रोग्रेन कार्बाइड यूज करना। हार्डन कंडीशन में 35 HRC से ऊपर अगर चली जाए ना तो आपको डेप्थ ऑफ कट लो रखना पड़ता है। हाई स्पीड मशीनिंग जो है स्ट्रेटेजी आपको अपनानी। हाई स्पीड में आपको करना क्या होता है, आपको RPM हाई रखने होते हैं, डेप्थ ऑफ कट लो, वो स्ट्रेटेजी आप इसमें यूज। तो ये तो हो गई बात कि भाई EN8 क्या कर सकते। अब बात करते हैं EN9। EN9 जो है एक हाई कार्बन स्टील, इसमें लगभग जो है 0.5 से लेकर 0.6% तक जो है कार्बन बढ़ाने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ और हार्डनेस EN8 से काफी ज्यादा हो, लेकिन डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी ये प्रॉपर्टीज जो है इसकी कम हो जाती है EN8 के कंपैरिजन में। ये नहीं है कि हो नहीं सकती, हो सकती। EN8 का यूज कहां पर होता है, स्प्रिंग्स को बनाने है, वियर प्लेट्स को बनाने में होता है, लीवर को बनाने में होता है, रेलवे पार्ट्स में भी होता है, और वो कंपोनेंट जहां पर मीडियम से हाई हार्डनेस चाहिए होती है। लेकिन अलॉय स्टील की जरूरत नहीं है। हीट ट्रीटमेंट के बाद EN9 की जो हार्डनेस होती है लगभग 45 से 50 HRC तक जा सकती है अगर सही प्रोसेस आप करते हो। और EN9 के जो फायदे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई EN9 जो है वियर रेजिस्टेंस होती है EN8 के कंपैरिजन, क्योंकि कार्बन परसेंटेज जो है इसके अंदर ज्यादा होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया स्ट्रेंथ जो है ना कार्बन से, लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है और इंपैक्ट रेजिस्टेंस भी बैड कंडीशन तक जो है एक्सेप्टेबल रहता है। और देखो सिर्फ तारीफ ही नहीं करनी होती है, EN9 की जो है ना कुछ चीजें लिमिटेशंस भी रहती है। EN जो 9 है उसकी जो वेल्डेबिलिटी है बहुत पुअर होती है, उसको वेल्डिंग करना ना आसान नहीं हो। हाई कार्बन की वजह से इसको प्री हीटिंग करना पड़ता है। वेल्डिंग के बाद क्या पड़ जाएगा, अगर प्री हीटिंग नहीं करोगे तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ब्रिटलनेस जो है उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ब्रिटल हो गया तो अगर आपका कंपोनेंट है वो गिर भी गया या इंपैक्ट लोड पड़ गया तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हैवी सेक्शन के थ्रू हार्डनिंग में भी जो है इसकी लिमिटेशंस रहती है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो ज्यादा हार्ड हो जाता है, कोर उतनी ज्यादा हार्ड होती नहीं है। यूनिफॉर्म हार्डनेस की जो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कम। मशीनिंग में भी जो है EN9 जो है EN8 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड और टफ लगता है, स्पेशली हीट ट्रीटेड कंडीशन में तो इसके ऊपर मशीनिंग में और ज्यादा दिक्कत आती है। EN9 की जो मशीनिंग है उसके लिए जो आपको टूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसमें आप सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप EN9 को अनिलिंग कंडीशन में कर रहे हैं मशीनिंग तो बहुत बढ़िया है, मशीनिंग बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन अगर आप जो है इसको हार्डन कंडीशन में यूज कर रहे हो तो फिर आपको कार्बाइड इंसर्ट्स का ही यूज करना पड़ेगा और कार्बाइड कोटेड टूल्स का ही आपको यूज करना पड़ेगा। कोटेड में आपको जो है टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड या फिर आपको एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग में ही यूज। कटिंग स्पीड की बात करूं तो देखो EN8 के कंपैरिजन में इसमें कटिंग स्पीड कम रखनी, ठीक है, क्योंकि मटेरियल जो है हार्ड होता है। मिलिंग में 4 फ्लूट या 5 फ्लूट कार्बाइड एंड मिल आप इसके लिए यूज कर सकते हो। कॉर्नर रेडियस के साथ, यानी कि जो बुल नोज रेडियस टूल होता है वो यूज करना चाहिए। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग के साथ जो है इसका ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। अगर आप EN9 को हार्डन कंडीशन में मशीनिंग कर रहे हो तो 50 HRC तक जो है ये पहुंच जाता है। तो फिर आपको हाई स्पीड फिनिशिंग के लिए माइक्रोग्रेन कार्बाइड टूल्स, ध्यान रखना ये कार्बाइड का ही एक एडवांस वर्जन होता है, या फिर आप CBN ग्रेड की इंसर्ट यूज कर सकते हो। डेप्थ ऑफ कट आपको लो रख, ठीक है, स्टेप ओवर आपको कम रखना होगा और कूलेंट कंट्रोल्ड जो है आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थर्मल शॉक से जो है वो टूट सकता है। थर्मल शॉक जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब ना करवाने की वजह से जो है वो क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है। हाई स्पीड टूल जो है यहां पर नहीं काम करेंगे। आप जो है HSS के जो टूल आप यूज करना चाहो तो उसमें यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। EN8 को जो है आप कार्बाइड से ही कटिंग करें तो बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे इसमें आप सिर्फ ड्रिल कर सकते हो और टैपिंग कर सकते हो। ये तो बात हो गई कि भाई EN9। अब थोड़ा सा और लेवल पे चलते हैं। इसमें आता है आपका EN19, इसको AISI 4140 टाइप भी कहते हैं, क्रोमियम मॉलिब्डेनम अलॉय स्टील। समझ गए, ये सबसे पॉपुलर जो है ग्रेड में आता है। EN19 एक क्रोमियम मॉलिब्डेनम अलॉय स्टील है, इसमें कार्बन लगभग 0.38 से 0.43% होता है। क्रोमियम और मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस इसे अलॉय स्टील बना। ये ना अलॉय जो होते हैं ना इनकी मशीनेबिलिटी बढ़िया होती है। क्रोमियम के अंदर जो है इसकी हार्डनेबिलिटी, हार्ड बढ़ जाता है और वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसके अंदर डेवलप होती है। मॉलिब्डेनम देता है हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ और टफनेस। EN19 का ना कोई जवाब नहीं है कि अंदर जो है हाई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें मिलती है। इसका यूज आप कहां पे कर सकते हो, शाफ्ट्स में कर सकते हो, स्पिंडल्स में कर सकते हो, गियर्स में कर सकते हो, कनेक्टिंग रॉड्स के अंदर कर सकते हो, मशीन टूल कंपोनेंट्स में कर सकते हो और हाइड्रोलिक पार्ट्स के अंदर भी EN19 का यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट के बाद ना EN19 की टेंसाइल स्ट्रेंथ 850 से लेकर 1000 मेगापास्कल तक पहुंच। हार्डनेस
28 से 36 HRC रेंज में कॉमनली रखी जाती है, ताकि जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले पाओ। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ये समझ लेते हैं। EN19 का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि भाई ये इसमें हाई स्ट्रेंथ भी है, प्लस टफनेस भी है, और उसका बैलेंस है। मीडियम साइज शाफ्ट्स में यह मटेरियल जो है ना शॉक लोड और बेंडिंग दोनों को हैंडल कर ले। इसकी हार्डनेबिलिटी EN8 और EN9 से बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि थिक सेक्शन तक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज पॉसिबल है अगर सही क्विंचिंग के साथ इसको किया जाए। गियर, क्रैंकशाफ्ट, स्पिंडल, टूल होल्डर में EN19 जो है बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड चॉइस है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। उनमें से कुछ लिमिटेशंस मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि EN19 जो है ना प्लेन कार्बन स्टील से ज्यादा महंगा है। यही है किसकी, और करोजन रेजिस्टेंस भी इसमें जो है ज्यादा नहीं मिलता आपको, लिमिटेड है, क्योंकि इसमें क्रोमियम है लेकिन स्टेनलेस कैटेगरी के लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मतलब कि स्टेनलेस जो होती है उसमें जंग नहीं लगता, तो उस कैटेगरी में ये नहीं पहुंच पा रहा है। बस मशीनिंग बिहेवियर EN8 से थोड़ी सी टफ, स्पेशली जब आप मटेरियल EN19 क्विंच एंड टेम्पर वाला जो यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है 30 से 35 HRC कंडीशन में आपको मटेरियल मिलता। तो यहां पर जो है अगर आपका हीट ट्रीटमेंट गलत हो जाए तो कोर क्या होता है वो ब्रिटल हो जाता है, और सरफेस में क्या होता है ग्राइंडिंग क्रैक्स आ जाते हैं। अगर आप जो है मशीनिंग की बात करोगे तो अगर नॉर्मलाइज कंडीशन में है, यानी कि 22 से 24 HRC की रेंज में, यानी सॉफ्ट कंडीशन में है, तो आप कोटेड कार्बाइड इंसर्ट आप आसानी से इसमें यूज कर सकते। पी ग्रेड वाले टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग, CNMG यूज कर लो, DNMG, TNMG, VNMG सब कुछ यूज कर सकते हो। बट पैरामीटर्स में थोड़ा सा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे कि EN8 के कंपैरिजन में आपको इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलॉय स्टील है। मिलिंग में हाई परफॉर्मेंस कार्बाइड एनविल ही आपको यूज करनी है, 4 या 5 फ्लूट, उसमें आपको ये परफॉर्मेंस मिलेगी। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग के साथ बेस्ट परफॉर्म करते हैं। स्लॉटिंग और पॉकेटिंग में ना कॉर्नर रेडियस वाली एनविल यूज करने से एज चिपिंग जो है कम होती है। अगर आप EN19 कोर 30 से 35 HRC तक हार्ड की हुई मटेरियल जो है उस पे अगर आप जो है मशीनिंग कर रहे हो, तो फिनिशिंग के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस नैनो ग्रेड कार्बाइड टूल्स यूज करने पड़ेंगे, और डेप्थ ऑफ कट जो है वो लो रखना पड़ेगा। फीड आप जो है इसमें थोड़ी सी कम करके रखेंगे एज कंपेयर टू प्लेन कार्बन। 32 HRC तक की हार्डनेस में गुड क्वालिटी कार्बाइड टूल प्लस कूलेंट काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। कूलेंट भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज कर लिया, आपको एक प्रॉपर जो है कूलेंट का स्पेसिफिकेशन देंगे, उसको ही यूज करना। हार्ड टर्निंग या ग्राइंडिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हार्डनेस 40 HRC के आसपास हो। ड्रिलिंग के लिए टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटेड कार्बाइड ड्रिल ही यूज करो, और HSS या कोबाल्ट ड्रिल जो है विदाउट कूलेंट आप मत यूज करना। HSS अगर आप यूज कर रहे हो तो कूलेंट के साथ में ही यूज करना विद कोबाल्ट कैटेगरी, ठीक है, M2 या फिर T2, ठीक है, ये ग्रेड जो है आप यूज कर सकते। जॉब शॉप लेवल में आप अगर काम कर रहे हो, हाई प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, तो फिर सिर्फ कार्बाइड ही रिकमेंड की जाती है। HSS वहां पे काम, टूल रूम जॉब्स में आप HSS यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई EN19। अब हम बात करने वाले हैं EN24। इसको AISI 4340 बोलते हैं, ठीक है, निकेल क्रोमियम मोलिब्डेनम अलॉय स्टील। ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टील ग्रेड है। EN24 एक हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील है जिसे हम निकेल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील भी बोलते हैं। इसमें ना सबसे अच्छी चीज आपको बताता हूं, कुछ अलग चीज आपको सीखने को मिलेगी कि कार्बन जो है 0.36% से लेकर 0.44% है, बहुत ही लो कार्बन है। लेकिन निकेल जो है 1.3 से 1.8% तक रहता है, क्रोमियम 0.9 से 1.4% रहता है, और मोलिब्डेनम 0.2 से लेकर 0.35% तक होता है। ये जो कंपोजिशन है ना, ये बहुत ही मैजिकल कंपोजिशन है। निकेल की टफनेस इंक्रीज करता है, निकेल जो है आपकी मटेरियल की टफनेस को इंक्रीज कर रहा है, क्रोमियम इसकी हार्डनेबिलिटी और वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, और मोलिब्डेनम हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ दे रहा है। EN24 का यूज होता है हैवी ड्यूटी शाफ्ट एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स बनाने के लिए। ये मैंने एक बार देखा था, उसका मटेरियल चेक किया था जब मैं एज ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर काम करता था। तो ये जो मटेरियल है इसके बारे में मैं सोचता था कि ये क्या चीज है जो इतना हैवी लोड, जब आपका एयरक्राफ्ट जो है डाउन होता है, लैंड करता है, टच डाउन करता है ग्राउंड को, तो बहुत ही हैवी इंपैक्ट जो है पड़ता है एयरक्राफ्ट के ऊपर, और वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कौन सा ग्रेड है भाई, उस समय मुझे काफी कंफ्यूजन होता था। उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग में मटेरियल के ऊपर जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो तब मुझे पता चला कि भाई EN24 का यूज एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स में यूज होता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट में यूज होता है, हैवी गियर्स में यूज करते हैं, और हाई फटिक लोड वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनमें ये ग्रेड बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप जो है ऐसा कोई कंपोनेंट आता है ना, वहां पर आप ये यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट के बाद EN24 की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 900 से 1200 मेगापास्कल तक पहुंच जाती है, और हार्डनेस भी 30 से 45 HRC तक जो है इसमें अचीव की जा सकती है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप इसमें कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद ही होती है, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। रॉ कंडीशन में कभी भी हार्डनेस नहीं मिलती है, ठीक है। अब जब आप यहां तक आ ही चुके हो तो भाई इसके फायदे बताता हूं कि देखो इसके अंदर ना एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ होती है, बहुत हाई टफनेस होती है, हाई फटीग लोड एप्लीकेशंस को ये हैंडल कर सकता है। 24 जो है बहुत ही ट्रस्टेड मटेरियल है, ये
नॉर्मल ग्रेड का मटेरियल नहीं है। यहाँ पर जो EN19 है वो फेल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन EN24 जो है वहां पर अपना रिजल्ट देता है। इंपैक्ट रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया है और टेम्परिंग सही टेम्परेचर पे किया गया तो जो है ये बहुत ही बढ़िया कंट्रोल कंडीशन में आपको टेम्परिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। EN24 की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो समझना जरूरी है। देखो, इसकी कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली बहुत हाई होती है। निकिल जो है महंगा जो है मेटल है, ठीक है, उसको EN24 EN19 में जो है इसको यूज होता है, इसलिए जो है इसको एक्सपेंसिव बना देता है। हीट ट्रीटमेंट कंट्रोल बहुत क्रिटिकल है और अगर क्विंचिंग और टेम्परिंग रॉन्ग हो जाए, मतलब कि गलत कर दी, तो मटेरियल ब्रिटल हो सकता है और इम्ब्रिटलमेंट की जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे क्रैक डेवलप हो जाता है। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस फिर भी लिमिटेड ही रहता है, ज्यादा नहीं है। स्टेनलेस स्टील से कंपेयर करोगे ना तो इसका कोरोजन रेजिस्टेंस, लेकिन नॉर्मल स्टील से करोगे तो उससे बेटर होता है। ठीक है, मशीनिंग के लिए भी EN24 जो है EN19 से हार्डर फील होता है, इसलिए यहां पर भी आप ना नॉर्मल टूल यूज नहीं कर, स्पेशली जब इसकी हार्डनेस जो है 35 से 45 HRC जोन में पहुंच जाए, तब आप सिर्फ और सिर्फ कार्बाइड, नैनोग्रेन कार्बाइड और माइक्रोग्रेन कार्बाइड, ये ही टूल यूज करने हैं। कार्बाइड में भी कई सारे ग्रेड्स होते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर EN24 अनिल या नॉर्मल कंडीशन में है तो यहां पे हार्डनेस आपको क्या मिलेगी, 200 से 200 HB तक की। तो आप हाई क्वालिटी कोटेड कार्बाइड टूल्स यूज कर सकते हो इजीली। यहां पर CBN भी यूज होता है। ठीक है, टर्निंग में आपको पॉजिटिव रेक ज्योमेट्री यूज करनी है, स्ट्रॉन्ग कटिंग एज चाहिए। ठीक है, और टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मैं आपको देता हूं यहां पर कि इसका यूज करिए। रफिंग में आप कोई भी इंसर्ट यूज कर लो, चाहे आप SNMG यूज कर लो, CNMG यूज कर लो, RNMG यूज कर लो। ठीक है, फिनिशिंग में आप क्या यूज करोगे, DNMG VNMG यूज करोगे, तो ये टर्निंग में भी आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, सरफेस फिनिश आपको बेटर मिलेगी। आप प्रोफाइल यूज कर रहे हो, आप जो है मिलिंग कर रहे हो, मिलिंग में देखो सॉलिड कार्बाइड एनविल तो यूज करनी है विद कॉर्नर रीजन, बुल का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लैट एनविल है, शार्प एज है, वो क्या ब्रेक कर जाता है, तो इसलिए 4 से 5 फ्लूट की आपको एनविल यूज करनी है। और कोटिंग मैंने आपको बताई, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सबसे बेस्ट। हाई स्पीड फिनिशिंग कट्स के लिए आप जो है स्मॉल स्टेप ओवर दे सकते हो। ठीक है, आपको स्टेप ओवर जो है कम से कम रखना है। कूलेंट और एयर ब्लास्ट के साथ काम करना चाहिए। अगर आप EN24 हीट ट्रीटेड होकर 35 से 45 HRC तक पहुंच चुका है तो फिनिशिंग ऑपरेशन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसके लिए ना फिर आपको CBN में जाना पड़ता है, या फिर आप जो है माइक्रोग्रेन कार्बाइड यूज करिए। देखो, अगर मशीनिंग की बात करूं तो देखो ग्राइंडिंग भी इसमें जो है एक अच्छा रिजल्ट देता है। ग्राइंडिंग जो है इसमें डायमेंशन कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया देती है। सरफेस फिनिश आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग से या फिर सरफेस ग्राइंडिंग से मिल जाती है। अब यहां तक तो हम आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट पार्ट है आपका EN31। EN31 को बोलते हैं भाई हाई कार्बन हाई क्रोमियम बेयरिंग स्टील। ये EN31 की सबसे स्पेशल चीज ये है कि भाई ये बेयरिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। और बेयरिंग में क्यों यूज करते हैं इसका भी एक रीजन समझ लो। EN31 एक हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील है। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है ना 0.95 से लेकर 1.1% तक होती है, और क्रोमियम कितना होता है 1.3 से लेकर 1.6% तक मिलती है। हाई कार्बन और क्रोमियम कॉम्बिनेशन इसको बियरिंग स्टील जैसे बिहेवियर देता है। बियरिंग में क्या चाहिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी, ट्रांसफर जो है इजीली होता है, हाई वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट के बाद EN31 की हार्डनेस 58 से लेकर 64 HRC तक चली जाती है। ये चीज नोट कर लेना आप, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट्स बना रहे हो तो ये ना याद रखना, इसका मेन यूज कहां पे होगा, बियरिंग रेस बनाने में, बियरिंग बॉल्स बनाने में, रोलर्स बनाने में, गेजेस बनाने में, पंच बनाने में, डाई बनाने में, और ऐसे पार्ट्स में जहां पर हाई वियर रेजिस्टेंस और हाई हार्डनेस दोनों चाहिए। ये जो स्टील के फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। अगर आप जो है सही जगह पे यूज कर लेते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मेरी लाइफ में ना EN31 ने बहुत बड़ा चेंजेस लाया था जब मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। EN31 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस, और हाई कांटेक्ट स्ट्रेस कंडीशन में ये मटेरियल एक्सीलेंट लाइफ देता है। रोलिंग कांटेक्ट, स्लाइडिंग कांटेक्ट और रिपीटेड कांटेक्ट स्ट्रेस एप्लीकेशंस में EN31 बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी कंपनी के प्लांट हेड फंस गए थे और वहां पर जो है उनको ये कंपोनेंट बना के लगाना था, तो उनको मटेरियल सिलेक्शन में दिक्कत आ रही थी। तो वहां पर जो है मैंने इसका एक सब्स्टिट्यूट दिया था, और उस समय ना ही यूट्यूब था ना ही ऐसे कॉपीज थी जहां पर कि ये डेटा मिल पाए, और वहां पर सिर्फ नॉलेज काम आई और इसकी वजह से मुझे काफी बड़ी ग्रोथ मिली थी। तो ये चीज याद रखना, ये नॉलेज ना कभी भी आपके लिए वेस्ट नहीं जाएगी। ये नॉलेज जो ना आपको कब किस पॉइंट से जीरो से हीरो बना देगी ना, इसका आपको फायदा तब मिलेगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, ना ही किसी ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगी। रीजन बता रहा हूं, क्योंकि जो ज्यादातर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वहां पे हो क्या रहा है, जो वहां से पढ़ने वाला स्टूडेंट है 3 महीने ट्रेनिंग कोर्स लिया वही चीज पढ़ा रहा। इंडस्ट्री में काम नहीं। इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे ना तो आपको रियल नॉलेज मिलेगी, और इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा सीखते हैं लोग। तो ये देखिए, तो ये सब चीजें जो है ना आप बुक पढ़ के नहीं सीख सकते,
आप जब काम करोगे ना और जब अप्लाई करोगे, को कंपेयर करोगे, तब समझ में आएगा। EN31 की जो है ना फायदे तो मैंने बता दिए, लेकिन लिमिटेशंस भी बताता हूं। हाई हार्डनेस के कारण जो है ब्रिटल हो सकता है, और टेम्परिंग अगर आपने सही से नहीं की तो इसमें जो है क्रैक पड़ सकते हैं। ठीक है, वेल्डेबिलिटी जो है प्रैक्टिकली बहुत ही पुअर है, वेल्डिंग जल्दी नहीं होगी। वेल्डिंग से क्रैक और फटीग बहुत कॉमन है। अगर इसका यूज कहां कर सकते हो, अगर आपकी बेरिंग को जो है रिप्लेसमेंट करना है, बेरिंग नहीं टूट रही है, तो आप जो है इसको हीट कर दो और पानी डाल दो, बेरिंग पट से टूट के बाहर निकलेगी। ये यूज करना लॉजिक बहुत बढ़िया है। अगर बेरिंग को निकालना है, आप खींच के नहीं निकाल सकते बेरिंग को, एक बार लग गई बेरिंग तो उसको तोड़ना पड़ सकता है। कई बार ऐसी शाफ्ट पे फंस जाती है, वो वेल्ड हो जाती है। उस कंडीशन में आपको हीट करना है और उसके ऊपर पानी फेंक देना है, क्रैक होके बेरिंग टूट जाएगी। और ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सब हमने इंडस्ट्री में यूज की है और खुद से जो है ये काम करके देखा है, तब हमें ये पता चला है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो ना एक समय के बाद आपको पता चलती है, जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अब देखो मशीनिंग की बात करूं तो देखो मशीनिंग हार्ड एंड कंडीशन में ना बहुत डिफिकल्ट होती है, और नॉर्मल कार्बाइड टूल्स जो है इसके ऊपर नहीं चल पाते हैं, इसमें जल्दी वियर आउट होता है। तो ये भी एक कंडीशन होती है। ये दिखने में EN8 जैसे ही लगेगा, लेकिन जब आप मशीनिंग करोगे तो आपके टूल टूटने लग जाएंगे। तो EN31 की जो मशीनिंग है, इसके टूल सिलेक्शन है, यहां पर जो है आपको यूज क्या करना है, EN31 को आप सॉफ्ट अनिलिंग कंडीशन में मशीनिंग कर सकते हो। तो पहले आप इसके अनिलिंग करवा के इसके ऊपर मशीनिंग कर लो, या फिर अगर आपको हार्ड कंडीशन में करना है तब फिर आपको जो है कार्बाइड, सिरामिक्स या फिर नैनोग्रेन या माइक्रोग्रेन कार्बाइड टूल्स का ही यूज करना है। अब ये टूल्स आपको मंगवाने पड़ेंगे, तभी ये काम करेंगे। तो आपको अच्छी क्वालिटी के कार्बाइड HSS जो टूल होते हैं वो यूज नहीं करने, माइक्रोग्रेन यूज करना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में EN31 को हार्ड एंड कंडीशन में मशीन करना पड़ता है, जरूरी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है एक्यूरेसी मिलेगी। बियरिंग में ना हार्ड एंड कंडीशन में चलता है, तो जब हार्डनेस आपकी 58 से 62 HRC तक पहुंच जाती है तो मशीनिंग स्ट्रिक्टली लिमिटेड होती है, और लाइट डेप्थ ऑफ कट फिनिशिंग ऑपरेशन तक जो है आपको ये जो कार्बाइड इंसर्ट्स हैं वो नहीं चलेंगे। उसके लिए आपको CBN इंसर्ट यूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर रिजिड सेटअप चाहिए, कूलेंट कंट्रोल चाहिए, आप तब इसके ऊपर मशीनिंग होगी। हाँ, इसके ऊपर ग्राइंडिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं, इसमें भी आप ग्राइंडिंग करोगे तो एल्यूमिनिया या CBN ग्राइंडिंग व्हील को ही आपको यूज करना है, वही चलेंगे, वरना बाकी और जो ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील्स हैं वो भी वेयर आउट हो जाएंगे। मिलिंग जो है हार्ड एंड कंडीशन में अगर आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ जो है टाइटेनियम सिलिकॉन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग के साथ यूज करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, स्मॉल स्टेप ओवर और लो डेप्थ ऑफ हाई स्पीड के साथ यूज करना। हाई स्पीड स्टील ये नहीं काम करेगी भाई, ये तो टूट के बिखर जाएगी इसके आगे। ये मटेरियल पूरी हार्ड एंड कंडीशन में हो तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। ठीक है, नहीं तो ये तो बात हो गई कि भाई EN31 की। अब हम बात करने वाले हैं EN36 केस हार्डनिंग निकेल स्टील के बारे में। ये स्टील भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि EN36 एक निकेल क्रोमियम केस हार्डनिंग अलॉय स्टील, इसमें कार्बन कम होता है। कितना परसेंट, 0.12% से लेकर 0.18% तक। इसमें कमेंट करते हैं लोग कि भाई इतना कम कार्बन परसेंटेज है तो इसकी स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। तो देखो स्ट्रेंथ के लिए ना निकेल और क्रोमियम अच्छे लेवल पर होते हैं इसके अंदर। ये स्टील इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसकी आउटर सरफेस बहुत हार्ड बनाई जा सके और कोर अंदर का जो मटेरियल है वो टफ रहे और डक्टाइल बनी रहे। ऊपर गियर का जो ऊपरी सरफेस जहां पे टीथ बने हैं वो हार्ड है, अंदर वाला जो है टफ है लेकिन सॉफ्ट है, डक्टाइल है। इससे कार्बोराइजिंग और केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, सरफेस हार्डनेस क्या रहती है 58 से 62 HRC तक चली जाती है, लेकिन कोर टफनेस हाई रहती है, यहां पर 28 से 32 HRC तक ही रहती है, जिससे गियर टीथ जो है इंपैक्ट लोड आसानी से हैंडल कर, क्रैक ना पड़े। अगर पूरा का पूरा जो है हार्ड कर देंगे तो गियर टूट जाएगा। भाई लॉजिक समझो, इंजीनियरिंग में ना प्रैक्टिकली समझना पड़ता है हर चीज को। ठीक है, और लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। EN36 का यूज कहां पे करते हो, हैवी लोड गियर्स में, पिनियंस में, शाफ्ट में, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स कंपोनेंट्स, जहां सरफेस पे हाई कांटेक्ट स्ट्रेस हो और अंदर फ्लेक्सिबल कोर चाहिए होती है ताकि वो इंपैक्ट को हैंडल कर सके। वहां पे EN36 ना सबसे आइडियल स्टील मानी जाती है। और ये नॉलेज ना आपको कब काम आ जाएगी ना, इसका कुछ नहीं पता, कब आप जो है इससे कैश कर सकते हो। लिमिटेशंस इसकी बहुत ज्यादा है कि भाई देखो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ना इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। EN36 को बनाना ना इतना आसान नहीं है। कार्बोराइजिंग डेप्थ और यूनिफॉर्मली जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको नहीं कंट्रोल किया तो क्रैक डेवलप होगा। मटेरियल कॉस्ट भी EN8 के कंपैरिजन में भाई कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि निकेल जो है ना एक्सपेंसिव अलॉइंग एलिमेंट है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ना ये सब चीजें जो है परसेंटेज कंपोजिशन को मेंटेन करना पड़ता है। थिन सेक्शंस पे अगर आप केस डेप्थ ज्यादा कर दी तो टूल ब्रिटल हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है आपका टूथ जो है ना उसका वो ब्रिटल हो गया तो वो क्रैक पड़ जाएगा। EN36 की जो मशीनिंग स्ट्रेटजी है और टूल को जो सिलेक्शन करने की स्ट्रेटजी है वो दो कंडीशन में की जाती है। ठीक है, पहला केस हार्डनिंग से पहले, मतलब कि जो टीथ है वो हार्ड नहीं हुए हैं उससे पहले आपको मशीनिंग करनी है साइज मेंटेन कर। अब मटेरियल अभी क्या है, सॉफ्ट होता है उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज कम है। इस कंडीशन में आपको नॉर्मल अलॉय स्टील की तरह ही ना कोटेड कार्बाइड टूल से आप इसमें आसानी से मशीनिंग कर सकते हो। टर्निंग, मिलिंग दोनों के लिए ना कार्बाइड टूल आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पी ग्रेड का जो कार्बाइड इंसर्ट्स होती हैं वो यूज कर लीजिए। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग के साथ ना ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। टूथ जो है प्रोफाइल मशीनिंग, हॉबिंग, शेपिंग भी इसी स्टेज पर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड कंडीशन आती है ना, उसको बोलते हैं भाई केस हार्डनिंग के बाद। जब सरफेस जो है 58 से लेकर 62 HRC के आसपास हो, इस स्टेट में केवल फिनिशिंग करेक्शन करनी होती है, मतलब कि आपको साइज मेंटेन करना होता है, तो उसमें ग्राइंडिंग करते हैं या फिर लाइट हार्ड टर्निंग पॉसिबल होती है। अब क्योंकि पहले तो ज्यादातर जो है ग्राइंडिंग से ही कर सकते थे, गियर ग्राइंडिंग में स्पेसिफिक प्रोफाइल ग्राइंडिंग व्हील्स यूज की जाती है, लेकिन आजकल मशीनिंग में भी बहुत अच्छी चीज मिल जा रही है। CBN का जो है हम लोग टर्निंग इंसर्ट यूज करके उसका साइज मेंटेन कर सकते हैं। हार्ड टर्निंग में CBN टूल ना बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। ये आपको कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा, वो सिर्फ आपको G कोड और M कोड बताते हैं। लेकिन अगर आपकी जो है प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स आ रही है और जहां पे टर्निंग पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर फिर क्या ऑप्शन है, वहां पे सिर्फ आप CBN ग्रेड के ही ग्राइंडिंग व्हील्स यूज करेंगे। ये याद रखिएगा, ये चीजें जो है ना आपको काम आएंगी। तो ये तो बात कर दी भाई EN36 के बारे में। अब नेक्स्ट जो ग्रेड है वो है आपका EN353। ये भी गियर स्टील है, कार्बोनाइजिंग स्टील है। EN353 36 के जैसा ही है बिल्कुल। एक केस हार्डनिंग जो है पॉसिबिलिटी है इसमें, कार्बोनाइजिंग अलॉय स्टील भी इसको बोलते हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग। कार्बन जो है इसमें 0.15 से लेकर 0.2% होता है। मैंगनीज और क्रोमियम इसमें अच्छे लेवल पर हो, ताकि सरफेस हार्डनेबिलिटी जो है इसकी बढ़े और कोर टफ बना रहे। EN353 का जो मेन यूज है ऑटोमोटिव गियर, शाफ्ट, पिनियंस, और जहां पे सरफेस हार्ड और अंदर टफ कोर चाहिए, वहां पर जो है EN353 का यूज होता है। कार्बोनाइजिंग के बाद ना सरफेस हार्डनेस 58 से 60 HRC तक अचीव की जा सकती है, और कोर भी 30 से 35 HRC के आसपास टफ रहती है। तो दो चीजें हैं, एक ही मेटल में दो हार्डनेस मिल रही है, सरफेस पे और कोर में। EN353 के जो बेनिफिट्स हैं उसको समझ लीजिए। बेनिफिट्स जबरदस्त है। EN353 कॉस्ट में EN36 से सस्ता है और ऑटोमोटिव गियर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जहां पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है, पैसा भी तो बचाना है भाई, तो वहां पर EN353 यूज कर लो। सरफेस हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी मिल रही है। कोर इंपैक्ट, लोड विथस्टैंड कर लेता है ये। तो ये चीज जो है बहुत मैटर करती है। आप डेवलपमेंट फेज में हो, कोई ऐसा पार्ट बना रहे हो, ऐसी मशीन बना रहे हो, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। हीट ट्रीटमेंट में कंट्रोल जरूरी है। केस डेप्थ और केस हार्डनेस दोनों सही मेंटेन करनी होती है। आप अगर मशीन के लिए मटेरियल खरीद भी रहे हो ना, तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपको। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है रिपोर्ट अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, भाई ये चीज हमारे लिए सही है नहीं है, ठीक है। और वेल्डेबिलिटी देखो इसमें थोड़ी सी लिमिटेड है। सरफेस ग्राइंडिंग और फिनिशिंग ऑपरेशंस से हीट ट्रीटमेंट के बाद जो है ये रिजल्ट दे सकता है। लेकिन EN353 की मशीनिंग करने के लिए आपको जो है वही टूल आपको कार्बाइड के यूज करने पड़ेंगे, माइक्रोग्रेन और नैनोग्रेन कार्बाइड। केस हार्डनिंग से पहले EN353 को मशीन करना बहुत आसान है। P ग्रेड के कार्बाइड टूल से कर सकते हो, लेकिन जैसे केस हार्डनिंग हो गई उसके बाद फिर आपका CBN चलेगा। CBN के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। टर्निंग, हॉबिंग, मिलिंग सब नॉर्मल अलॉय स्टील की तरह ही ये चला जाता, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो देखो इस पार्ट में ना मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है EN ग्रेड के जो पॉपुलर ग्रेड्स है। बाकी के जो नेक्स्ट ग्रेड है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वीडियो को आप जो है इसके बाद देख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो है प्रोफाइल मिल जाएगी आपको, और दूसरा फेसबुक पर भी मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।